ये आपका हाई स्कूल क्लास एसएसटी का ये चैप्टर आपका ये इंडेक्स है। इस पे जो जो टिक लगी हुई है ये चैप्टर आपके 30% लेस होने के बावजूद हैं, और ये जो टिक क्रॉस का निशान है ये 30% के अंतर्गत ये कट चुके हैं। ठीक है, तो आज आपका चैप्टर है फर्स्ट, संसाधन एवं विकास, 141 पेज पर। संसाधन एवं विकास, जैसा कि 9th में आपका ये संसाधन वाला चैप्टर मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ कि संसाधन किसे कहते हैं। प्रकृति में पाई जाने वाली उन सभी वस्तुओं को जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, संसाधन कहलाते हैं। आपको मैंने 9th में भी इसको क्लियर किया था कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का प्रयोग करके अपने जीवन को सरलीकरण करता है, अपने जीवन को अच्छी तरह से ऐशो आराम वैभवशाली रूप से जीने का प्रयास करता है। जैसा कि ये डेफिनेशन दे रखी है, वो वस्तु जो मनुष्य की कठिनाइयों को दूर करने में समर्थ हो और उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हो तथा मानव जीवन को उपयोगिता प्रदान करती हो, संसाधन कहलाती है। आपकी ये जेम्स फिशर की ये डेफिनेशन है। संसाधन वो कोई भी वस्तु हो सकती है जो मानवीय इच्छाओं या आवश्यकताओं की संतुष्टि करती हो। आपको याद होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि मनुष्य भी एक स्वयं संसाधन होता है, जिनका कि वो स्वयं अन्य संसाधनों का उपयोग करता है, दोहन करता है, शोधीकरण करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने उपयोग में लाता है। संसाधनों के प्रकार, यानी कि विश्व में कितने प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। संसाधन उत्पत्ति के आधार पर कई प्रकार के संसाधन होते हैं। नंबर फर्स्ट है आपका उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है जैव संसाधन। जैव संसाधन जिनका उत्पन्न करने में जीव मंडल, यानी जिसको उत्पन्न करने में मनुष्य का कोई भी सहयोग नहीं होता है, प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त होते हैं उसको जैव संसाधन कहा जाता है। जैसे कि स्वयं मनुष्य है, वनस्पति जगत है, प्राणी जगत है, मत्स्य है, पशुधन है, इसको प्रकृति के द्वारा से प्रदान किया जाता है। मनुष्य इसमें किसी प्रकार का सहयोग उत्पन्न नहीं करता है। अजैव संसाधन, अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं से बने समस्त संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें हैं, धातु हैं, और अगर इसको आप विस्तारीकरण कहा जाए तो किया जा सकता है कि मनुष्य के द्वारा से उत्पन्न किए गए या सहयोग से उत्पन्न किए गए संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। नंबर 2 है आपका समाप्तता के आधार पर, यानी कि ऐसे संसाधन जिनका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं और ऐसे संसाधन जिनका हम पुनः एक बार उपयोग करने बाद में उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो एक है इसका नंबर फर्स्ट है नवीनीकरण योग्य संसाधन। तो इस नवीनीकरण का मतलब है कि वे संसाधन जिनका हम उपयोग करने के बाद उन्हें पुनः उपयोग किया जा सकता है, उनका नवीनीकरण करके पुनः उपयोग किया जा सकता है, उनको नवीनीकरण उपयोग योग्य संसाधन कहा जाता है। और जिन संसाधनों का उपयोग करने के बाद में एक बहुत अनवीनीकरण योग्य संसाधन, यानी कि जिसका एक उपयोग करने के बाद में उसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, या फिर यूँ कहें कि उपयोग करने के लायक बनने में उसे लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कि खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। ये इस प्रकार के संसाधन एक बार उपयोग होने के बाद में इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, और अगर उन्हें पुनः अस्तित्व में लाना होता है तो उन्हें लाने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं, जब जाकर के इनका संसाधनों का उपयोग पुनः द्वारा से किया जा सकता है। नंबर 3 है आपका स्वामित्व के आधार पर, कि जिन वस्तुओं पर स्वामित्व यानी हमारा अधिकार हो। नंबर फर्स्ट उसके अंतर्गत है व्यक्तिगत संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका व्यक्ति का स्वयं जिनके ऊपर अधिकार होता है, उन संसाधनों को व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है, जिसका निजी व्यक्तियों के स्वामित्व के आधार पर होता है। जैसे कि अपनी भूमि होती है, बाग हैं, चरागाह हैं, तालाब हैं, अपनी बिल्डिंग्स हैं, जिनका हम स्वयं मालिक होते हैं, वे व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आते हैं। सामुदायिक स्वामित्व वाले इस तरह के जो संसाधन होते हैं उन पर किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, उनका सामुदायिक
सामुदायिक अधिकार होता है, जैसे कि आपकी गांव की चारण भूमि है, श्मशान भूमि है, तालाब है, नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क हैं, पिकनिक स्थल है, खेल के मैदान हैं, शिक्षक संस्थान हैं। इनके जैसे के ऊपर एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। इसमें शिक्षक संस्थानों को नहीं भी लिया जा सकता है, क्योंकि शिक्षक संस्थान एक तरह से निजी भी हो सकते हैं और सार्वजनिक भी, सामुदायिक भी हो सकते हैं। नंबर 3 है आपका राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत अपने राष्ट्र के द्वारा से प्रदान किए गए, अपने राष्ट्र के द्वारा से अपने राष्ट्र के नागरिकों को प्रदान किए गए संसाधन को, सभी संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखा जा सकता है। नंबर 4 है आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन जो एक देश से दूसरे देशों को प्राप्त होते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं, जैसे कि आपकी तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि ऐसे संसाधन जिनको उपयोग करने के लिए अलग अलग देशों की सहमति आवश्यक होती है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका 4 है आपका विकास के स्तर पर संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन ऐसे संसाधन कहलाते हैं जो हमारे भारत में पाए तो जाते हैं, या भारत ही नहीं, किसी विशेषकर किसी भी स्थान विशेष को लिया जा सकता है, उसमें पाए जाते हैं, लेकिन उनका व्यापक रूप से उनका दोहन नहीं किया गया है या नहीं किया जा सका है किसी कारणवश से। जैसे कि आपका ये दे रखा है इसमें कि भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की व्यापक संभावना तो है, किंतु अभी तक उनका सही ढंग से विकास नहीं हो पाया है, यानी उसका दोहन या उसका उपयोग या उसका यूज अभी तक नहीं किया जा सका है जैसे कि वो हैं। तो उसकी संभावना है, संभावित में है, लेकिन उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। विकसित संसाधनों को ऐसी श्रेणी में रखा जाता है जिनका उपयोग विकसित हो चुका है, जिनका उपयोग किया जा चुका है, उनकी गुणवत्ता के आधार पर उनकी मात्रा को निर्धारित की हो चुकी है। ऐसे संसाधनों का विकास काफ़ी अच्छे स्तर पर हो चुका है और भारत के राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में ये संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भंडार का मतलब ऐसा है कि पर्यावरण में उपलब्ध ऐसे संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर हैं, भंडार में शामिल होते हैं। जैसे कि जल 2 ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बन सकता है, लेकिन इस उद्देश्य से इनका उपयोग करने के लिए हमारे पास तकनीकी ज्ञान नहीं है। यानी कि ऐसे संसाधन जिनको अभी प्रयोग में लाने के लिए हमारे पास में तकनीकी ज्ञान, या ये कहिए कि उसको यूज में लाने के लिए हमारे पास में प्रयुक्त अनुकूल दशाएं उपस्थित नहीं है, भंडारण में है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। संचित कोष का मतलब ऐसे संसाधन होते हैं जिनको हम उनको संरक्षण की आवश्यकता होती है, उसको संभालते हैं, संरक्षित करते हैं और अपनी उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनको प्रयोग किया जा सकता है। तो ये आपका ये टॉपिक हो गया संसाधनों के प्रकार। इसको आप पहले रीडिंग कर लीजिए और अपनी बुक्स से अपना मैच कीजिए, और अगर आपकी बुक्स इससे मैच नहीं करती है तो कोई दिक्कत नहीं है, मटेरियल वही है, लेकिन ये थोड़ा सा इसको अपनी भाषा में मैंने इसे समझा दिया है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो के द्वारा से मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।